नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हमने 6 अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आगे हम आज 7वें और 8वें पार्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और अगली क्लास में हम वो मैप के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आपके मानचित्र संबंधी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर का विश्व का मैप और 2 नंबर का भारत का मैप, वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम 7वें और 8वें पार्ट के प्रश्न देखेंगे। 7वां 8वां पार्ट है वो आपके इकाई 3 में सम्मिलित है, जिसमें से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इन पार्टों में छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वें पार्ट में आपके सबसे पहला एबीसीडी है। इसमें पहला, यदि आपको लंबी दूरी तक यात्रा कम समय में तय करनी है तो आप किस परिवहन का चयन करेंगे। यानी लंबी दूरी है वो कम समय में किस साधन के द्वारा तय की जाती है। लंबी दूरी है वो कम समय में वायु परिवहन के द्वारा तय की जाती है। इसमें समय है वो बहुत कम लगता है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे दूसरा प्रश्न है, संचार की वह विधा जो संचार के अन्य साधनों का नियमन करती है। संचार की जो उपग्रह संचार प्रणाली वो संचार के अन्य साधनों का नियमन करती है, यानी संचार के अन्य साधन है वो उपग्रह पर चलते हैं। इसमें आपके ऑप्शन 3 है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा। विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है, स्वेज नहर किन नगरों को जोड़ती हुए कौन से। स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को जोड़ती है। इसमें आपके ऑप्शन 1 है वो सही होगा। स्वेज नहर और पनामा नहर से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पक्का पूछा जाता है। आगे चौथा प्रश्न है, पन्नामा नहर जिन महासागरों को जोड़ती हुई है, यानी पन्नामा नहर है किन किन महासागरों को जोड़ती। पन्नामा नहर है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसमें आपके ऑप्शन 4 सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और छठा प्रश्न है, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है। जो विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। सातवां प्रश्न है, कौन सा समुद्री मार्ग है जो प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं। यानी प्राचीन विश्व के जो हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों से जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग है वो गुजरता है। इसमें आपके ऑप्शन 4 है वो सही है। आठवां प्रश्न है, पन्नामा नहर में कितने जल बंधक तंत्र है। यानी पन्नामा नहर में है वो 6 जल बंधक तंत्र है, जिसमें नावों को लिफ्ट के माध्यम से ऊंचा चढ़ाकर फिर नीचे उतारा जाता है। 9वां प्रश्न है, भारत द्वारा जो आर्यभट्ट उपग्रह उसका प्रक्षेपण कब किया गया। भारत द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह उसका नाम आर्यभट्ट है और इसका प्रक्षेपण है वो 19 अप्रैल 1975 को किया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या NH7 है वो कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है। NH7 है वो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तमिलनाडु को ये NH7 जोड़ता है। 11वां प्रश्न है, रेल मार्गों में मानक लाइन यानी दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर का उपयोग है वो किस देश में किया जाता है। जो मानक लाइन है वो आपके ब्रिटेन में सबसे अधिक उपयोग में की जाती है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। 12वां प्रश्न है, किस देश में रेल घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है। जो रेल घनत्व है सर्वाधिक बेल्जियम में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 13वां प्रश्न है, एफिल टावर के सामने कौन सी नदी है जो आंतरिक जलमार्ग बनाती है। जो साइन नदी है वो एफिल टावर के सामने आंतरिक जलमार्ग बनाती है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और 14 प्रश्न है, किस वर्ष स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण है वो 1869 में किया गया। इसमें आपके ऑप्शन 3 है सही है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्वेज नहर और पन्नामा नहर से एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, इंग्लैंड में स्थित जो यूरो टनल ग्रुप है उसके द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग है वो कौन से 2 स्थानों को जोड़ती है। जो इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग है वो पेरिस को लंदन से जोड़ती है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा। 16वां प्रश्न है, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरू किए गए। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है वो 1825 में शुरू किए गए। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। 17वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है वो किन 2 स्थानों में शुरुआत। जो 1825 में रेल मार्ग शुरू हुआ वो स्टोकटन और डर्लिंगटन के मध्य हुआ। इसमें आपके ऑप्शन 1 है वो सही है। 18वां प्रश्न है, हिमाच्छादित पहाड़ों में स्लेज गाड़ी खींचने हेतु किन पशुओं का उपयोग किया जाता है। जो हिमाच्छादित यानी जहाँ बर्फ वाले इलाके उनमें स्लेज गाड़ी खींचने हेतु कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 19वां प्रश्न है, छोटी दूरियों के लिए परिवहन का कौन सा साधन उपयुक्त है। जो छोटी दूरियां होती है उनको तय करने के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 20वां प्रश्न है, जर्मनी में अच्छी गुणवत्ता वाली और तीव्रगामी सड़क है उनको क्या कहा जाता है। जर्मनी में जो अच्छी गुणवत्ता वाली और तीव्रगामी सड़कें हैं उनको ऑटोवान कहा जाता है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। आगे 21वां प्रश्न है, ट्रांस कैनाडियन महामार्ग है कौन से 2 नगरों को जोड़ता है। जो ट्रांस कैनाडियन महामार्ग है वो वैंकूवर और सेंट जॉन को जोड़ता है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। 22वां प्रश्न है, अलास्का राजमार्ग है वो किन 2 नगरों को जोड़ता है। जो अलास्का राजमार्ग है वो एडमंटन और एंकरेज को जोड़ता है। 23वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा महामार्ग है सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। जो NH7 है वो सबसे लंबा है, ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है।
24वां प्रश्न है वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित है। जो वोल्गा जलमार्ग है वो रूस में स्थित है। इस प्रकार आपका जो 7वां पार्ट है उसमें से महत्वपूर्ण है वो 24 एबीसीडी वाले प्रश्न इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये पार्ट है वो बड़ा, यदि आप ये इतने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लोगे तो इनके बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा। आगे रिक्त स्थान वाले इसमें पहला है खालजा महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल मार्ग पाया जाए। तो जो यूरोप महाद्वीप है उसमें विश्व का सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। जो बेल्जियम देश है उसमें सघनतम रेल गंतव्य पाया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरे दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें जो 80 मीटर चौड़ी होती है उन्हें महामार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है देश में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस कटे, यानी किस देश में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए एक दूसरे क्रिस क्रॉस कटे। जो चीन है उसमें मार्ग एक दूसरे क्रिस क्रॉस करते हैं। 5वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनाई गई सड़कों को क्या कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनाई गई सड़कें होती है उनको सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। खालजा नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। जो पनामा नहर है उसमें कुल 6 जलबंधक तंत्र है और सुएज नहर में एक भी जलबंधक तंत्र नहीं है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो आपके 1.5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला है बिग इंच क्या है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। बिग इंच एक पाइपलाइन है जो मेक्सिको खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों तक तेल पहुंचाया जाता है। ये एक तेल की पाइपलाइन है जिसे बिग इंच के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है रेड ट्रंक मार्ग क्या है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उसे रेड ट्रंक मार्ग कहा जाता है। यानी जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है उसको विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग होने के कारण वोरेन ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। इसके माध्यम से विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार होता है। ये मार्ग है औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। तीसरा प्रश्न है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है और क्यों। परिवहन का सबसे जो सस्ता साधन है वो जल परिवहन है। इसके निम्नलिखित कारण है। इसमें पहला जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा कम होता है इसलिए ईंधन की खर्च भी कम होती है और परिवहन के साधन में ऊर्जा लागत भी बहुत कम होती है इसलिए ये सस्ता है। इसमें मार्गों का निर्माण भी नहीं करना पड़ता है। आगे चौथा प्रश्न है वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदी मार्ग अपनी महत्ता खो चुका है, वह क्या कीजिए। यानी वर्तमान समय में वो नदियां आंतरिक जल मार्ग के योग्य क्यों नहीं रही, इसके आपको कारण बताना है। इसमें पहला कारण है नदी जल मार्ग की रेल मार्ग के संदर्भ में प्रतिद्वंद है। यानी रेल मार्ग से कंपटीशन में नदी जल मार्ग पिछड़ गए। सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग कारण जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है और नदी मार्ग का रख रखाव अत्यंत खराब है। इस कारण है वो जल मार्ग अपनी महत्ता खो चुका है। 5वां प्रश्न है विकसित देशों में आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार और परिवहन में पुनः स्थापित होने के कारण बताइए। जो विकसित देश है उसमें आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियां पुनः किस प्रकार स्थापित हुई। इसमें पहला है नदी तल को गहरा किया गया और नदी तल को स्थिर किया गया और बांध बनाकर जो जल प्रवाह उसको नियंत्रित करके उन्हें पुनः आंतरिक जलमार्ग के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये इसके उपाय आपसे ये पूछा जा सकता है कि आंतरिक जलमार्ग को पुनः स्थापित करने हेतु कौन कौन से उपाय करना चाहिए। इसमें नदी तल को गहरा करना चाहिए, नदी तल को स्थिर करना चाहिए, बांध बनाकर जो जल का प्रवाह है उसको नियंत्रित करना चाहिए। छठा प्रश्न है परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, इसकी आपको व्याख्या करनी। परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित पक्षों द्वारा की जा सकती है। परिवहन के माध्यम से लोगों और समाज की जो आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की जाती है। परिवहन के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं का समावेश किया गया है जो परिवहन मार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव का कार्य करती है और विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन है देश की प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। दक्ष संचार व्यवस्था तथा तीव्रगामी परिवहन देश के इलाकों क्षेत्रों में फैले लोगों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है। 7वां प्रश्न है परिवहन यानी यातायात अन्य साधनों से महंगा होते हुए भी वायु परिवहन है वो जरूरी क्यों है। यानी वायु परिवहन महंगा है फिर भी जरूरी क्यों है, इसके आपके कोई 2 कारण बताना। ये तीव्रगामी परिवहन के साधन होने के कारण जो लंबी दूरी की यात्रा है उसे लंबी दूरी की यात्री से वरीयता देते हैं और मूल्यवान वस्तुओं को तेजी से विश्व में कहीं भी भेजी जा सकती है, उसे नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अगम्य क्षेत्र जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, हिम क्षेत्र और विषम मरुस्थलों में पहुंचने का एकमात्र साधन है और प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, एवलांच, बाढ़ और भूकंप के कारण जब सड़कें लोक हो जाती है उस समय भी वायु परिवहन काम आता है। 8वां प्रश्न है यदि आप तीव्रगामी परिवहन का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन से परिवहन का चयन करेंगे और उसके विकास हेतु 2 सुझाव दीजिए। यानी तीव्रगामी परिवहन के विकास हेतु वायु परिवहन का चयन सर्वाधिक उपयुक्त होगा क्योंकि ये सबसे तेज चलता है और कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को छोड़ सकता है। इसके विकास हेतु सुझाव निम्नलिखित है। वायुयानों के निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली हेतु अत्यंत विकसित अविश्वसनीय सुविधा जैसे विमानशालाएं, भूमि पर उतारने, ईंधन और रखरखाव की सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए और अत्यधिक संख्या में हवाई पत्तनों का निर्माण किया जाना चाहिए। 9वां प्रश्न है यदि आप सीमेंट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे। सीमेंट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो जल परिवहन का चयन करेंगे क्योंकि इसके कारण है वो भारी सामग्री को कम खर्च में दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जल परिवहन भारी और जो स्थूल सामग्री होती है उसको परिवहन करने सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। 10वां प्रश्न है विश्व के किन्हीं 3 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम बताइए। ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वो होते हैं जो किसी एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हैं, यानी पूरे महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। जो ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग उसमें सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा
पार कनेडियन रेल मार्ग और ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग और संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग, ये 5 महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको कोई नहीं 3 का नाम लिखना है। 11वां प्रश्न है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा हेतु आप किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे और किन 2 शहरों से गुजरेंगे? आप न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने हेतु संघ और प्रशांत रेल मार्ग का उपयोग करेंगे और इन मार्ग में आने वाले शहर है क्लीवलैंड है, शिकागो है, ओमा और ओगडन और सैक्रामेंटो, इन स्थानों से होकर गुजरेंगे। 12वां प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक की यात्रा हेतु किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे और किन शहरों से गुजरेंगे? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक जाने हेतु जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है उसका उपयोग करेंगे। इसमें आने वाले प्रमुख शहर मास्को, कजान, ट्यूमिन और नोवोसिबिर्स्क है। आगे 13वां प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, उसमें रेल मार्ग का विस्तार कितना है, मार्ग में आने वाले प्रमुख पर्वत और नदियां कौन सी, इसके महत्वपूर्ण के अंदर कौन सा? जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, उसमें रेल मार्ग का विस्तार ये रूस में स्थित एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा दोहरे मार्ग युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी ये विश्व का सबसे लंबा है, रूस में स्थित है। इसकी लंबाई 9322 किलोमीटर, जो पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इस मार्ग में आने वाले प्रमुख पर्वत और नदियां, प्रमुख पर्वत इसमें यूराल पर्वत आता है, नदियां इसमें ओब और येनेसी नदी से होकर गुजरता है। इसमें महत्वपूर्ण केंद्र है वो चित्ता, जो एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, और इरकुत्स्क जो एक फर का महत्वपूर्ण केंद्र है। आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 14 प्रश्न है, एशियाई प्रदेश के बाजार को पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ने वाला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? एशियाई बाजार है उसको पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ने वाला एकमात्र रेल मार्ग है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। 15 प्रश्न है, पर्थ से सिडनी तक की यात्रा है तो किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे और किन 2 शहरों से गुजरेंगे? पर्थ से सिडनी यात्रा हेतु जो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उसका उपयोग करेंगे। प्रमुख शहर है वो कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्टा का उपयोग करेंगे। 16 प्रश्न है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है वो पेरिस से इस्तांबुल तक चलता है। इसमें प्रमुख शहर है स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। इसकी प्रमुख निर्यातित वस्तुएं पनीर, सुअर का मांस, सुई, शराब, फल और मशीनरी, यानी इस मार्ग से इन प्रमुख वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। 17 प्रश्न है, पार कैनेडियन रेल मार्ग की व्याख्या इन बिंदु के आधार पर करनी। पहला, इसका विस्तार, दूसरा, इसमें आने वाले प्रमुख शहर, इसके निर्माण का उद्देश्य, इसका महत्व और इसे निर्यात होने वाली वस्तुएं। जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है वो कनाडा में स्थित 7050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग, जो पूर्व में हेलीफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। ये दोनों सिरे किसी भी रेल मार्ग को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसमें आने वाले प्रमुख शहर है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी। इसके निर्माण का उद्देश्य 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया को 2 राज्यों को संघ में शामिल करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया। इसका महत्व है क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश की जो गौ मेखला और उत्तर में जो शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इससे निर्यातित होने वाली वस्तुएं, महत्वपूर्ण वस्तुएं गौ और मांस है। आगे 18वां प्रश्न है, स्वेज नहर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर या इनकी व्याख्या हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला स्थिति जो स्वेज नहर है वो मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। स्वेज नहर में कोई भी जल बंधक नहीं है। इसे जो प्रभावित होने वाला देश है स्वेज नहर से यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों को अत्यधिक लाभ मिले। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, इजराइल, भारत, श्रीलंका और म्यांमार आदि देश है। इसमें लंबाई और गहराई, इस स्वेज नहर की लंबाई है 160 किलोमीटर, गहराई 11 से 15 मीटर। इसमें आने वाले प्रमुख पतन है वो पोर्ट सईद है, पोर्ट स्वेज है, अलकटारा पतन है, इस्माइलिया पतन है और पोर्ट फैद, ये प्रमुख पतन है। आपको स्वेज नहर है इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। आगे 1900 प्रश्न है, पनामा नहर की व्याख्या करनी है। इसमें आपके पनामा नहर है वो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण है पनामा जल डमरू के आर पार पनामा नगर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किए गए। इसमें कुल 6 जलबंधक तंत्र है। इससे प्रभावित होने वाले देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा है। इसके अलावा पश्चिम यूरोप और पूर्वी दक्षिण एशिया के देश भी इससे प्रभावित है। इसकी लंबाई और गहराई जो पनामा नहर है लगभग 72 किलोमीटर लंबी है। और 20 प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है, यानी कौन सा जलमार्ग है वो किस देश में स्थित है। जो राइन जलमार्ग है वो जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम में है। डेन्यूब जलमार्ग है वो पूर्व यूरोपीय देशों को जोड़ता है। वोल्गा जलमार्ग है वो रूस में, और वरेज झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो वरेज झील है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। आगे 21वां प्रश्न है, साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साइबर स्पेस है विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। ये वर्ल्ड वाइड वेब www जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। ये भेजे जाने वाले प्राप्त होने वाले शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया, यानी
बिना किसी शारीरिक संचालन के कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को भेजा जाना और प्राप्त करना ही साइबर स्पेस इंटरनेट है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस है वो हर जगह विद्यमान है। 22 ने उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में संक्षेप में लेख लिखी। इसमें पहला कदम है 1975 में आर्यभट्ट और 1979 में भास्कर प्रथम और 1980 में रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया। 1981 में एप्पल को प्रक्षेपण एरियन रॉकेट द्वारा किए गए और भास्कर, चैलेंजर और इनसेट 1B नामक उपग्रहों प्रक्षेपण ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन और रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आगे 23वां प्रश्न है सीमावर्ती सड़कों से आप क्या समझते हैं, इनका महत्व बताइए। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे यानी किसी दूसरे देश की सीमाओं के सारे बॉर्डर के सारे जो सड़कें बनाई जाती है उनको सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। इनका महत्व ये सीमावर्ती गाँव और सैन्य शिविर तक वस्तुओं पहुंचाने हेतु बनाई जाती है। आगे 24वां प्रश्न है परिवहन और संचार में अंतर बताइए। परिवहन और संचार में परिवहन है वो व्यक्तियों और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के साधन कहलाते हैं। जो संचार है संदेश और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के माध्यम को संचार कहा जाता है। परिवहन के प्रमुख साधन है रेल, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन। संचार के प्रमुख साधन है तार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अंतर है परीक्षा में पूछा जा सकता है। 25वां प्रश्न विश्व के किन्हीं 3 आंतरिक जलमार्गों के नाम बताइए। जो 5 है इनमें से आपको कोई 3 बताना। राइन जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, हुरेज झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग और डेन्यूब जलमार्ग। 26वां प्रश्न पाइपलाइन से प्रवेश किए जाने वाले किन्हीं 3 पदार्थों के नाम बताइए। यानी ऐसे कौन से पदार्थ है जो जिनका पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जाता है। जल का परिवहन है पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। दूध का परिवहन है वो न्यूजीलैंड में पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। 27वां प्रश्न परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है, जो आकृति निर्मित होती है या जो जाल निर्मित होता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। 28वां प्रश्न आंतरिक जलमार्ग के विकास की कोई 2 अनुकूल दशा बताइए। यानी किन स्थितियों में आंतरिक जलमार्ग विकसित हो सकता है। नदी या नहर चौड़ी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और गाद से मुक्त होनी चाहिए, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार जो आपके 7वां पार्ट है उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये पार्ट है वो बड़ा, आप यदि इतने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो इनसे बार आपके प्रश्न नहीं आएगा। आगे जो 8वां पार्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसमें पहला है विश्व के अधिकांश मान पतन है इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जो विश्व के अधिकांश मान पतन है विस्तृत पतन के अंतर्गत आता है। जो परिवहन पतनों की महत्वपूर्ण श्रेणी आपको उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें आपके दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित महाद्वीपों से किस महाद्वीप में एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। यानी विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव किस महाद्वीप से होता है। जो उत्तरी अमेरिका उससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसमें आपके ऑप्शन 3 है वो सही है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विश्राम पतन है। यानी ऐसा कौन सा पतन है जहां पर है वो जलयान है वो ईंधन और भोजन के लिए रुकते हैं। जो होनोलुलु पतन है वो एक विश्राम पतन है। इसमें आपके ऑप्शन 4 है वो सही है। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है किसी भी देश की आर्थिक विकास की अवस्था, राष्ट्रीय संसाधन, भिन्नता और जनसंख्या कारक है। ये सभी है। इसमें आपके ऑप्शन 4 है वो सही है। 5वां प्रश्न है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1995 हुई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। जो WTO है कि जो पूर्ववर्ती संस्था है वो गेट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड। उसके बाद है 1995 में इसने WTO का रूप लिया। आगे 6वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तेल पतन है। जो तेल पतन है माराकायो तेल पतन है, लेबनान भी तेल पतन है और त्रिपोली भी तेल पतन है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। ये सभी तेल पतन है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरपो पतन है। जो आंतरपो पतन है वो सिंगापुर भी आंतरपो पतन है, रोटरडम भी आंतरपो पतन है, कोपेनहेगन भी आंतरपो पतन है। इस प्रकार ये चारों ही आंतरपो पतन है। इन पर है वो किसी देश के आंतरिक भागों से वस्तुओं को लाकर इकट्ठा किया जाता है, यहाँ से आयात निर्यात संपन्न होता है। 9वां प्रश्न है कोलकाता किस नदी पर स्थित है। जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर स्थित है। इसमें ऑप्शन 2 है सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसमें पहला है पतन कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है। विशिष्टकृत क्रियाकलाप के आधार पर 3 प्रकार के पतनों के नाम बताइए। पतन है वो जहाजों के लिए गोदी लादने, उतारने और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। विशिष्टकृत कार्यों के आधार पर पतनों का वो 3 प्रकार। इसमें पहला है तेल पतन जिनसे तेल का आयात निर्यात किया जाता है। दूसरा मार्ग पतन या विश्राम पतन और तीसरा पैकेट स्टेशन फेरी पतन। चौथा आंतरपो पतन और 5वां नौसेना पतन। दूसरा प्रश्न है व्यापार से क्या अभिप्राय। व्यापार कौन सी आर्थिक क्रिया है। व्यापार के 2 स्तर कौन से। व्यापार से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से, यानी अपनी इच्छा से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार तटीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाकलाप है। व्यापार के 2 स्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार किसी एक देश के भीतर होने वाला व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। 23वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय। विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं का आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 आधार बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है किन कारणों से
संपन्न होता है। इसमें पहला है राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता। प्रत्येक देश के जो राष्ट्रीय संसाधन है वो अलग अलग होते हैं। जिस देश में जिस संसाधन की जरूरत होती है उसका व्यापार किया जाता है। दूसरा जनसंख्या कारक, जिस देश की जनसंख्या की जो जरूरत होती है उस वस्तु की अधिक डिमांड होती है। आर्थिक विकास की प्रवस्था, किसी देश का आर्थिक विकास का स्वरूप कैसा है उसके आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्धारित होता है। विदेशी निवेश की सीमा से भी होता है और परिवहन से। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 महत्वपूर्ण आधार है, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 5वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई राष्ट्र किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ और हानियां पूछी जा सकती है। लाभ, ये वस्तु और सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसमें बाह्य सर्वोत्तम जैसे कार्यों से रोजगार उत्पन्न होता है। इससे राष्ट्रों का आर्थिक विकास होता है। विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता है। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है, यानी किसी एक देश की संस्कृति दूसरे देश में भी फैलती है। आगे 6वां प्रश्न है प्राचीन काल में व्यापार हेतु विनिमय व्यवस्था क्या थी। प्राचीन काल में विनिमय व्यवस्था आदिम समाज में व्यापार का तरीका था जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तु का आदान प्रदान था, यानी वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। ये व्यवस्था वर्तमान में गुवाहाटी के पास जो जॉन बिल मेला है उसमें आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ लोग है वस्तु विनिमय करते हैं। 7वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार लिखे या द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है द्विपार्श्विक व्यापार। इसमें व्यापार 2 देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। बहुपार्श्विक व्यापार, इसमें बहुत से व्यापारिक देशों के मध्य व्यापार किया जाता है, वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है, इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं, इनसे क्या लाभ होती है, क्या हानियां होती है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। सिल्क रूट, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया। प्राचीन काल में जो रोम को चीन से जोड़ने वाला 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग था उसको रेशम मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से वो भारत, पर्शिया, ईरान और मध्य एशिया के व्यापारी और चीन में बने रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातुओं अन्य महंगी वस्तुओं को व्यापार करते हैं। इस कारण इनको रेशम मार्ग कहा जाता है, जो 6000 किलोमीटर लंबा था, जो रोम को चीन से जोड़ता था। 9वां प्रश्न है दास व्यापार क्या है। ये भी अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। 15वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली, डच, स्पेनिश और अंग्रेजी लोगों द्वारा जो अफ्रीकी मूल के लोगों को जबरन पकड़कर दूसरे देशों बागानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करवाया जाता है, जिसे दास व्यापार कहा जाता है। यानी अंग्रेजों का जिन देशों पर अधिकार था, जो देश अंग्रेजों गुलाम थे, उनके नागरिकों अंग्रेज है वो जबरन है वो बागानों में काम करने श्रमिकों के रूप में भेजते, जिसे दास व्यापार कहा गया। 10वां प्रश्न है मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं खोलने कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। यानी व्यापार हेतु जो व्यापार अवरोधक होते हैं उनको हटाना मुक्त व्यापार कहलाता है। ये कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। इसका प्रभाव विकासशील देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन देशों के बाजारों को विकसित देशों के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। जो विकासशील देश है, जो पिछड़े देश है, उन पर है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 11वां प्रश्न है डंप करना से आप क्या समझते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक ही वस्तु को 2 देशों में अलग अलग कीमतों पर बेचने की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। ये लागत कारण से नहीं अपितु अन्य कारण से कहा जाता है। यानी एक ही कीमत की वस्तु उसको 2 अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत में बेचा जाता है। यानी किसी भी वस्तु की कीमत को इतना गिरा देना कि उस देश के जो है वो घरेलू उद्योग नष्ट हो जाए, इससे डंप करना कहा जाता है। ये जो चीन है वो अधिकतर डंप करने की नीति अपनाता है, जो सस्ती वस्तु भारत में भेजता है। इसके कारण जो भारत के घरेलू उद्योग है वो नष्ट हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वो लागत कम करना नहीं बल्कि अन्य कारण होता है। 12वां प्रश्न है पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, कथन की व्याख्या कीजिए। इन पतनों द्वारा जहाज, माल और यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। साथ ही पतन है वो जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने और भंडारण की सुविधा भी प्रदान करता है। इस कारण जो पतन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। 13वां प्रश्न है पैकेट स्टेशन यानी फेरी पतन क्या है। इन पतनों के उदाहरण बताइए। फेरी पतन का छोटे समुद्री मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को उतारने, चढ़ाने और डाक लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपके पैकेट पतन कहलाता है। और पैकेट पतन के जो प्रमुख उदाहरण है वो इंग्लिश चैनल के आर पार जो इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस पतन है, ये पैकेट या फेरी पतन कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है आंतरपतन क्या है। इन पतनों के उदाहरण बताइए। ये भी अति महत्वपूर्ण जो पतनों के प्रकार है उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आंतरपतन है वो एक तरह के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तु लाई जाती है, जैसे सिंगापुर, कोपेनहेगन और रोटरडम पतन। 15वां प्रश्न है विश्राम पतन यानी मार्ग पतन क्या है। इन पतनों को उदाहरण बताइए। ये पतन मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां पर जहाज है वो ईंधन भरने, जल भरने और खाद्य सामग्री के लिए रुकते हैं, जैसे सिंगापुर, अदन, होनोलुलु पतन। यानी जहां पर जहाज है ईंधन भरने, जल भरने और खाद्य सामग्री के लिए रुकते हैं, उन्हें विश्राम पतन कहा जाता है। 16वां प्रश्न है तेल पतन क्या है। इसके उदाहरण बताइए। अथवा तेल शोधन पतन और टैंकर पतन क्या है। ये पतन तेल प्रकरण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं, जिन्हें क्रमशः तेल पतन और टैंकर पतन भी कहा जाता है। इनका उदाहरण है माराकाइबो, एस्किरा और त्रिपोली टैंक पतन। 17वां प्रश्न है नौसेना पतन क्या है। इसके उदाहरण बताइए। ये केवल सामाजिक पतन है जो युद्ध वाहकों को सेवाएं देते हैं, जैसे कोच्चि और कारवाड़ पतन। 18वां प्रश्न है भारत के किन्हीं 2 नौसेना पतनों को नाम बताइए। जो भारत के नौसेना पतन है कोच्चि और कारवाड़ है। 19वां प्रश्न WTO की स्थापना, वर्ष, मुख्यालय और सदस्य राष्ट्र के बारे में बताइए। जो WTO की स्थापना जनवरी 1995 हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसमें सदस्य देशों की संख्या 2016 में 164 सदस्य थे। 20वां प्रश्न है WTO का उद्देश्य लिखिए। WTO के उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना। WTO कार्य है वो
ये देशों के बीच विश्व के व्यापार नियमों का नियमित करता है। सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है और विश्व व्यापार तंत्र के नियमों को नियत करता है। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक क्यों है? ऋणात्मक भुगतान संतुलन से तात्पर्य किसी देश के करीब जो है वो खरीदने पर अधिक व्यय करता है जितना कि विक्रय से प्राप्त होता है, यानी वस्तु को बेचने के बजाय जो वस्तु खरीदने उन पर अधिक खर्च करता है। इसे ऋणात्मक भुगतान संतुलन किसी देश का मुद्रा भंडार है वो समाप्त होता जाता है, जो वित्तीय संचयन है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। 23वां प्रश्न, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य? ऋणात्मक और धनात्मक व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन एक देश द्वारा अन्य देश को आयात और निर्यात की गई जो वस्तु और सेवा उनका लेकर जो का व्यापार संतुलन कहलाता है। ऋणात्मक में जब आयात का मूल्य निर्यात से अधिक हो ऋणात्मक कहलाता है, और जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो तो उसे धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र आप क्या समझते हैं? सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र कहते हैं विशेष तरजीह यानी विशेष सुविधा देना। इसके अर्थ कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदार देशों को सीमा शुल्क के मामले में विशेष सुविधा देता है। यह दर्जा व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 25वां प्रश्न है, गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 1948 में गठित संगठन जिसका उद्देश्य है व्यापार को उच्च सीमा शुल्क और अन्य बाधाओं से मुक्त करना था। 1995 में गेट को WTO में बदल दिया गया। 26वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के रूप में राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता से आप क्या समझते हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता क्या है? भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, उच्चावास, मृदा और जलवायु में भिन्नता कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित, जैसे खनिज संसाधन उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार है। जो खनिज संसाधन औद्योगिक विकास का आधार है इस कारण है वो राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। 27वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में जनसंख्या कारक का क्या महत्व है? विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण, उनकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। जैसे सघन बने देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है जबकि बाह्य व्यापार है वो कम होता है। 28वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में परिवहन का क्या महत्व है? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की क्या भूमिका है? रेल, समुद्री मार्ग, वायुयान के विस्तार होने के कारण प्रशिक्षण और परिरक्षण के बेहतर साधनों के विकास से परिवहन व्यापार का विस्तार हुआ है। 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं का आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कहा जाता है। राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। 30वां प्रश्न, विश्व व्यापार में सम्मिलित किन्हीं 3 व्यापारिक वस्तुओं के नाम लिखिए। जो विश्व व्यापार में सम्मिलित वस्तु है उसमें मशीनरी और परिवहन उपकरण है, ईंधन और खनिज है, रसायन है, लोह इस्पात, वस्त्र और शौचालित उत्पाद है, इनका परिवहन है वो किया जाता है। आगे 31वां प्रश्न है, अवस्थिति के आधार पर पतन बताइए या अंतर्देशीय और बाह्य पतन में अंतर बताइए। अंतर्देशीय पतन ये पतन समुद्र तल से दूर स्थित होते हैं जो नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े रहते हैं, इन्हें अंतर्देशीय पतन कहा जाता है। बाह्य पतन ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं जहां पर जहाज पहुंचते हैं और बाह्य पतन कहलाता है। 32वां प्रश्न, व्यापार संयोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। व्यापार संयोजन से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आयात निर्यात में परिवर्तन और ज्ञान प्राप्त होता है। इससे विश्व व्यापार महाद्वीपों और विभिन्न देशों की हिस्सेदारी में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। 33वां प्रश्न, जो पतनों के पृष्ठ प्रदेश है उसका क्या तात्पर्य? पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का स्थल की ओर का विस्तृत भाग है, यानी जहां स्थल होता है इसे आयात की जाने वाली वस्तुओं को वितरण और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। यानी स्थल का वह भाग जहां से वस्तु इकट्ठी की जाती है वो किसी भी पतन के पृष्ठ प्रदेश के रूप में कार्य करता है। 34वां प्रश्न, व्यापारिक समुदाय और राष्ट्र को प्राप्त होने वाले लाभ बताइए। व्यापारिक समुदाय और राष्ट्र के बीच होने व्यापार में विभिन्न मदों में जैसे भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता प्राप्त होती है। इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और व्यापारिक प्रतिबंध हटाने में मदद मिलती है। इनके सदस्य देशों को व्यापार शुल्क से मुक्त मिले और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार आपके जो 8 पार्ट है उसमें से अति महत्वपूर्ण 34 प्रश्न हमने वो देखे, इसमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, इनसे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा। इनमें महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इनके महत्वपूर्ण आधार कौन से, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से और पतनों के प्रकार, इनमें से आपके प्रश्न हर वर्ष पक्का पूछा जाता है। और WTO और गेट से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार इस कक्षा में हमने आपके भूगोल में 7 और 8 पार्ट के बारे में बात की। अगली सीरीज में हम वो मैप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है भारत भूगोल उससे संबंधित बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।